रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का किया उद्घाटन। बोले, देश रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, बढ़ा रक्षा उत्पादन और निर्यात। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में दिशा की बैठक में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। जवाबदेह प्रशासन और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर बल। राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में अब तक नहीं बनी एक राय। के राजू बोले, आलाकमान ही तय करेगा उम्मीदवार। भाजपा का सरायकेला में प्रशिक्षण कार्यक्रम। और झारखंड टी20 प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने लगाई बोली। एक टीम में होंगे 18 खिलाड़ी। उभरते खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। साल 2014 की तुलना में वर्तमान समय में देश का रक्षा उत्पादन और निर्यात बढ़ा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं, तहे दिल में बधाई देता हूं। न केवल डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, यानी हर क्षेत्र में यूपी, हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है, यानी ऊंचाई छू रहा है। यह सब अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में विधिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बल दिया। उन्होंने एसआईआर की चर्चा करते हुए मतदाता सूचियों की सटीकता पर भी जोर दिया। The special intensive revision is done by more than 11 lakh booth level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, which are 4,123, more than 765 district election officers and 36 chief electoral officers who are standing or sitting here before you. All of them are state government employees and are on deputation to the Election Commission for preparing one of the most, and I repeat, one of the most accurate electoral rolls in the world. इधर झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि एक सप्ताह में 5 लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की गई है। बीएलओ क्षमता संवर्धन के लिए सभी जिलों में 2 जून को बैठक आयोजित होगी। गौरतलब है कि झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का काम प्रगति पर है। 7 अक्टूबर को झारखंड में एसआईआर के बाद मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। सीईओ ने बताया कि 15 जून तक अनमैप्ड वोटर अपनी सुविधानुसार बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में मैपिंग करा सकते हैं। वित्त मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ विवाद से इनकार किया है। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि त्रुटियों के बारे में बोलना अनुशासनहीनता नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडी गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है। वित्त मंत्री ने जेटेट भाषा विवाद और ट्रेजरी से अवैध वेतन निकासी मामले में भी राय रखा।
16 हम हो गए। कितना हो गया? अच्छा, आप लोगों को 56 चाहिए। 50। 4 आरजेडी है महागठबंधन में और लेफ्ट फ्रंट के 2 हैं, 56 हो गए। तो आप कांग्रेस को मत देखिए, आप महागठबंधन के संख्या बल को देखिए। तो 28 वोट उनको, 28 वोट कांग्रेस, आरजेडी और इनका 6 वोट जेएमएम का आ जाएगा कांग्रेस के साथ। तो 16 + 6 22 हो गया, 4 इनका हो गया आरजेडी का, तो 26 हो गया और 2 लेफ्ट फ्रंट का हो गया। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेताओं ने आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव की चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजू ने कहा कि दोनों सीटों को जीतने पर इंडी गठबंधन का फोकस है। कांग्रेस उम्मीदवार का चयन आलाकमान ही करेगा। तेलंगाना डिप्टी सीएम से और एक बार मुलाकात किया। स्पष्ट रूप से कहा सीएम का सोच ये है दोनों सीट गठबंधन का कैंडिडेट जीतने के लिए क्या करना, इसी बारे में मैं सोच रहा है। और 1 और 2 दिन में कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी से सीएम बात करेंगे, ये वादा किया सीएम ने। और उसके बाद हम मिलके ये इलेक्शन जीतने के लिए क्या डिसीजंस लेना हम लेंगे। इसी मामले में उम्मीदवार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। भाजपा का विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज सरायकेला खरसावा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की विचारधारा, सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जन सेवा के लिए निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, डॉक्टर जीतू चरण राम समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुमला में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगे प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग केवल संगठनात्मक विषयों और विचारधारा को समझने का मंच नहीं है, बल्कि यह हमारे देश, राज्य और समाज के महापुरुषों के जीवन, उनके संघर्ष, योगदान और आदर्शों से प्रेरणा लेने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आज हजारीबाग समाहरणालय सभागार में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री ने जवाबदेह प्रशासन और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर बल दिया। बैठक में सांसद और विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मौजूद रहे। हजारीबाग समाहरणालय में आयोजित दिशा की बैठक इस बार विकास योजनाओं से ज्यादा प्रशासनिक सुस्ती और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हंगामेदार रही। बैठक की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हजारीबाग जिला प्रशासन के साथ काम करने का पिछला अनुभव बेहद खराब और निराशाजनक रहा, क्योंकि यहाँ के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि एक मतलब जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए, ताकि उनके देखरेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत ही खराब स्थिति है। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज की ओर उन्होंने ध्यान दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए कहा गया है। और उपायुक्त को ये कहा गया है कि जो भी चाहे सड़क की है या अन्य और विभाग की जो समस्याएं हैं, तो उन्होंने ये कमिट किया है कि उसको हम लोग प्रोएक्टिवली उसको हम ठीक करेंगे। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। अधिकारी भी बहुत लापरवाही से वो काम भी करते हैं और सरकार की भी मनसा सही नहीं है, सरकार का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि विकास के कार्य सही से हो सके। बैठक में मौजूद हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी प्रशासनिक ढर्रे पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, जो एक गंभीर और चिंताजनक विषय है।
दिशा का बैठक हर 3 महीने पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जिला के जो पैरामीटर, जो सभी विभाग हैं, उनका कार्यकलाप कैसा है, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके मूल्यांकन के लिए। तो चुनिंदा विभाग जैसे आज स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है, एक भी पैरामीटर्स पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। कमो बेसी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है, मोटा मोटी यही हम लोग कह सकते हैं। जनप्रतिनिधियों के इस तीखे सवालों के बीच प्रशासन की ओर से हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बैठक को सकारात्मक और सफलतापूर्वक संपन्न बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से नोट किया गया है और उस पर कार्य किया जाएगा। कि जो भी इश्यूज थे कंसर्न जो माननीय सदस्यगण हैं, उन सदस्यगणों के द्वारा अपने अपने जो क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले जो मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया गया और उन मुद्दों के संदर्भ में कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछे गए और उनका जो इश्यूज थे उन इश्यूज को रेज किया गया और अगली बैठक में हम उसका अनुपालन देखेंगे कि कितना उसका अनुपालन। दिशा की इस बैठक ने साफ कर दिया कि जनता की समस्याओं को लेकर अब जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर पर प्रशासनिक कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्री और सांसद की इस सख्त रुड़की के बाद हजारीबाग का स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन अपनी सुस्ती को छोड़कर किस रफ्तार से व्यवस्थाओं में सुधार लाता है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में बैच 7 के 1121 अग्निवीरों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में युवाओं ने 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश सेवा की शपथ ली। परेड के दौरान अनुशासन, टीम वर्क, हथियार प्रशिक्षण और आधुनिक युद्ध कौशल की शानदार झलक देखने को मिली। इस अवसर पर ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने परेड की समीक्षा की और अग्निवीरों को प्रेरणादायक संदेश दिया। सेवन बैच का जो आज पासिंग आउट हुआ उसमें 1121 अग्निवीर पास आउट हुए, जिसमें जीडी सोल्जर्स भी शामिल हैं और ट्रेड्समैन भी शामिल हैं। और ये 1011 जो जीडी सोल्जर्स हैं वो 21 हमारे जो पंजाब रेजिमेंट के जो बटालियंस हैं उसमें जाएंगे और ये बटालियन तैनात हैं हाई एल्टीट्यूड से लेके सियाचिन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और पूरा देश में यूनिट्स डिप्लॉयड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। झारखंड के लोग भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट।
जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंजतुरी की अध्यक्षता में आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रथम बार मासिक धर्म में प्रवेश करने वाली किशोरियों को हाइजीन के लिए प्रेरित और उन्हें पोषण किट प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बालिकाओं एवं छात्राओं को उपायुक्त ने माहवारी स्वच्छता की शपथ दिलाई और सैनिटरी नैपकिन पैड वितरित किए। सभी किशोरियों और महिलाओं को हर संभव प्रयास से जागरूक करेंगे। हम महामारी के दौरान सभी किशोरियों और महिलाओं में नियमित तौर से साबुन के द्वारा हाथ धुलाई एवं स्वच्छता अपनाने को प्राथमिकता देंगे। हम माहवारी में सही खान-पान तथा पोषण को महत्व देंगे। हम सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर माहवारी संबंधी सेवा एवं सुविधा सुनिश्चित कर स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण निर्माण के सपने को साकार करने के लिए तन मन से योगदान देंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने पहली बार राज्य में झारखंड T20 प्रीमियर लीग शुरू करने का ऐतिहासिक पहल किया है। इस सिलसिले में आज झारखंड T20 लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ियों की बोली लगाई। नियमानुसार एक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे। झारखंड T20 प्रीमियर लीग से उभरते खिलाड़ियों का बड़ा मंच मिलेगा। झारखंड में छिपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को एक नया और चमचमाता मंच देने की दिशा में JSCA का यह कदम बेहद क्रांतिकारी माना जा रहा है। सरायकेला के द वेव इंटरनेशनल में आयोजित इस भव्य फ्रेंचाइजी आधारित नीलामी को लेकर फ्रेंचाइजी मालिकों, खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह देखा गया। इस ऐतिहासिक लीग में राज्य की कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें रांची टाइटंस, जमशेदपुर स्टीलर्स, छोटानागपुर रॉयल्स, संथाल स्ट्राइकर्स, धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स शामिल हैं। देखिए, एसोसिएशन का काम है प्लेटफॉर्म देना, तो ये अच्छा चीज़ है, अपना लोग यूज़ करें। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ से अगर प्लेयर मेरा IPL में या इंडिया में खेलेगा तो हम लोग के लिए भी एक स्पॉट है कि हम लोग भी बोल सकते, क्रेडिट है कि हमारे टाइम पे लोग खेले हैं। और ऐसे भी हमारे टाइम पे नहीं, अगर आने वाले टाइम में अगर झारखंड से लड़के लोग IPL या इंडिया को रिप्रेजेंट करते तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। इस लीग की बारीकियों और क्रिकेट के भविष्य पर बात करते हुए JSCA के आला अधिकारियों ने अपनी खुशी जाहिर की। JSCA के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने बताया कि इस प्रीमियर लीग का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण और शहरी इलाकों के युवा क्रिकेटरों को एक ऐसा बड़ा मंच उपलब्ध कराना है जहां वे आधुनिक क्रिकेट के दबाव और माहौल को समझ सकें। जिस तरीके से आप देखते हैं कि IPL में टीमों का ऑक्शन होता है, प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, इसी तरीके से हम लोगों ने 6 टीमें यहाँ पे रखी है। और आज जो ऑक्शन हो रहा है उसमें जो झारखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खिलाड़ी हैं उनका भी नाम उसमें है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लीग का सफल आयोजन होगा और इस लीग के द्वारा भी अच्छे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, जिन लोगों को शायद मीडिया में या बाकी लोगों के बीच में उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है, उनको एक पहचान मिलेगी। वहीं नीलामी प्रक्रिया के बाद पहली बार इस बड़ी लीग का हिस्सा बनने जा रहे युवा खिलाड़ियों के चेहरे पर भी एक अलग ही चमक और उत्साह देखने को मिला।
छोटानागपुर रॉयल्स टीम में चुने गए खिलाड़ी आदित्य धानुका ने कहा कि यह झारखंड के सभी युवा क्रिकेटरों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। झारखंड में जिस तरह के टैलेंट है, राइट फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी, अब ईशान किशन, अनुकूल रॉय, सब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा टैलेंट पूल है और ये झारखंड क्रिकेट लीग से अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आए, परफॉर्म करे और नेशनल लेवल में उनको विजिबिलिटी मिलेगी। MS धोनी की कप्तानी में देश को गौरवान्वित करने वाले झारखंड के क्रिकेट इतिहास में यह प्रीमियर लीग एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अब जब सभी टीमों के पास उनके सूरमा आ चुके हैं तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैदान पर चौके और छक्कों की बरसात होगी तो झारखंड की माटी से कौन सा नया सितारा देश के क्रिकेट क्षितिज पर चमकने के लिए तैयार होता है। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ रांची में साहित्य संगम संस्थान का 10वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में साहित्य सेवा के लिए कई साहित्यकारों को मानद उपाधि और साहित्यिक सम्मान से नवाजा गया। रांची स्थित प्रेस क्लब में साहित्य संगम संस्थान का 10वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर साहित्यकारों को मानद उपाधि प्रदान की गई, साथ ही कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रशांत करन ने बताया कि संस्था काव्य की विभिन्न विधाओं में कार्य करती है। काव्य की जितनी विधाएं हैं, साहित्य की जितनी विधाएं हैं, सबकी अलग अलग शालाएं हैं जहां पर हम लोग मुख्यतः छंद सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं, साहित्य के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। इसमें बहुत सारी हजारों पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। तो ये साहित्य समागम है। अभी प्रथम सत्र में पुरस्कार सम्मान समारोह हुआ है। कार्यक्रम के दौरान स्वाति मानधना की लिखित स्वाति के मंथन मोती और रूपा माला की लिखित बस 2 कदम कविताओं की पुस्तकों का विमोचन हुआ। स्वाति मानधना ने बताया कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जीवन के अनुभव को प्रस्तुत किया है। वहीं रूपा माला ने बताया कि बस 2 कदम में उन्होंने कुल 111 कविताओं के संकलन को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सरल भाषा में है और सिर्फ भावों से भरपूर है और आज इस पवित्र धरती पे हमको मानद उपाधि भी मिली है विद्या वाचस्पति की, तो मेरे लिए ये अनुभव अविस्मरणीय है। हौसला बढ़ाने के लिए बस 2 कदम कहता है तो आप पूरे साहस के साथ चल पड़ते हैं और फिर आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं। बहुत सरल भाषा में मैंने लिखी है, सरल और सहज भाषा, समझने में पाठक को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं कार्यक्रम में शामिल युवा कवित्री रुचिका रुद्राणी ने रचनाओं को राष्ट्र का धरोहर बताया और युवाओं को साहित्य से जुड़ने की अपील की। मैं एक युवा कवित्री होने के नाते ये बताना चाहती हूँ कि युवाओं को साहित्य जगत से जुड़ना चाहिए। मैं खुद MCA हूँ, कंप्यूटर शिक्षा में मैंने स्नातकोत्तर किया है और फिर भी मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे देश का धरोहर है जिसे हमें हमेशा जीवित रखना चाहिए। ऐसे आयोजन समाज में संवेदनशीलता, रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। वर्तमान समय में खुद को निरोगी बनाए रखने के लिए लोग योगाभ्यास समेत विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। जमशेदपुर स्थित अरविंदो सोसाइटी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के अनुभवी योगाचार्यों और साधकों ने बताया कि योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। कदमा स्थित सेवावर्ती नील संघ में हर सुबह योग और एरोबिक के माध्यम से स्वास्थ्य और अनुशासन की मिसाल पेश की जा रही है। सुबह होते ही यहाँ लोग योग के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित जीवन और फिटनेस को लेकर नियमित आते हैं। संघ के प्रमुख सुबीर कुमार कुंडू बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वहीं संस्था से जुड़ी अनीता सरकार बताती है कि पहले वे अक्सर बीमार रहती थीं, लेकिन योग ने उनकी जीवन शैली बदल दी है। चेकअप भी होता है, उसमें मतलब किसका क्या दिक्कत है उसका पता करके फिर उनका सॉल्यूशन के लिए एरोबिक्स, फिर योगा ये सब करवाते हैं। तो हमारे कदमा में तो कदमा के सब आते ही हैं, ऊपर से सोनारी, चाहे क्या बोलते हैं रानी कुदर, आदित्यपुर, सब जगह बहुत दूर दूर से भी आते हैं। योग और एरोबिक के इस केंद्र में
हर दिन उत्साह और ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जहां प्रतिभागी कठोर योग और संतुलित व्यायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने आते हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि नियमित योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन बना रहता है। वहीं सीता सिंह का कहना है कि घुटनों और पैरों की समस्या योग और एरोबिक के जरिए दूर हुई। संस्था में हर सप्ताह मेडिकल चेकअप भी आयोजित किया जाता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी नियमित मार्गदर्शन मिलता है। और यहाँ आके मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे मेरा पहले थायराइड था, तो मैं यहाँ करके मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया है और वेट लॉस भी हुआ है। तो इससे क्या है, महिलाओं को ये योगा ज़रूर करना चाहिए, अपनी जीवन शैली में उसको अपनाना चाहिए, हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि हर महिला स्वस्थ होगी तभी वो अपने परिवार और देश को अपना योगदान दे सकती। मेंबर हूँ। पहले मैं यहाँ पे आई, मेरे पैर में और काफ़ी प्रॉब्लम था, घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम था, बट यहाँ आने के बाद धीरे धीरे आसन, योगा और एरोबिक्स करने से मेरी घुटनों की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी और मैं बेहतर महसूस करने लगी हूँ। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। प्रतिभागियों का मानना है कि दिन का सिर्फ 1 घंटा योग को देने से पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है और योग का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुँच रहा है। योग करो, निरोग रहो। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह भी रांची और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 5 जून तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश होने से चढ़ते पारे पर काफी हद तक लगाम लगा है। इस अवधि में धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से रांची समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान में काफी कमी आई है। इधर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भूपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवा के कारण अगले 2 दिनों तक बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। अगले 2 दिन तक नॉर्वेस्टर एक्टिव है पूरे झारखंड में और स्कैटर्ड प्लेसेस में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूरे झारखंड में लगभग होगी। 2 दिन के बाद वर्षा में कमी आएगी और उसके कारण जो है सो खास करके हमारा जो उत्तर पूर्वी जिला है झारखंड का, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहबगंज, उस सेक्टर में बारिश की संभावना है। और जो दक्षिणी जिले हैं, सिमडेगा, चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे बारिश की संभावना है। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का किया उद्घाटन। बोले, देश रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, बढ़ा रक्षा उत्पादन और निर्यात। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में दिशा की बैठक में योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। जवाबदेह प्रशासन और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर बल। राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में अब तक नहीं बनी एक राय। के राजू बोले, आलाकमान ही तय करेगा उम्मीदवार। भाजपा का सरायकेला में प्रशिक्षण कार्यक्रम। और झारखंड T20 प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने लगाई बोली। एक टीम में होंगे 18 खिलाड़ी। उभरते खिलाड़ियों को मिलेगा मंच।